और हमारी क्लास कौन सी है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर क्लास 31 है। इसके पहले 30 क्लासेस हो चुकी हैं, आप लोग उनको पढ़ के आइए, रिवाइज करके आइए, ताकि जो आपकी क्लास आगे जितनी भी आएंगी वो चीज़ें यदि आप पीछे पढ़ के आओगे, रिवाइज करके आओगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, आप उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से पकड़ पाओगे। इस क्लास से संबंधित PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट यदि आपको चाहते हैं तो आप www.globaliti.org पर जाकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हमारी क्लास है ITI सेकेंड ईयर क्लास 31 टारगेट ITI एग्जाम 2023। चलते हैं आज के हम अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन है विच इज एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग क्या है। जो हमारा स्वचालित स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है इसका उपयोग किस में होता है, हमारा टीवी रिसीवर में होता है, टेलीविजन। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पूछा है विच इज द फंक्शन ऑफ एन इन्वर्टर। इन्वर्टर का कार्य क्या है, इन्वर्टर का फंक्शन क्या है। जो हमारे घरों में इन्वर्टर होता है उसका फंक्शन क्या होता है, आप सब लोग जानते हो। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी सप्लाई को आपको क्या कन्वर्ट करता है, डीसी को क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर देखिए मिलता है कहीं, कन्वर्ट एसी वोल्टेज इंटू डीसी वोल्टेज, कन्वर्ट डीसी वोल्टेज इंटू एसी वोल्टेज, यही इसका राइट आंसर है। अगर बात किया होता रेक्टिफायर की तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी वोल्टेज को डीसी में परिवर्तित करता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगला क्वेश्चन दिया है इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर क्या उद्देश्य है। जैसे आपका इन्वर्टर है, इन्वर्टर आपका बैटरी हो गई, बैटरी के बाद आपका लगा इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर डीसी को एसी में कर रहा, डीसी टू एसी, डीसी को एसी में परिवर्तित किया। उसके बाद जैसे ही आपका ये लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, उसके बाद जैसे ही आपका ये यहाँ पे इन्वर्ट किया सप्लाई, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए बैटरी है आपका, बैटरी आपकी नॉर्मल कुछ भी हो सकती है, 12 वोल्ट की हो सकती है या जो भी आपने लिया हो, मान लेते हैं 12 वोल्ट की है। अब जब इन्वर्ट करेगा यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको कितना, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट जो है आपको 12 वोल्ट AC, 12 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज मिलने लगेगा आपको। लेकिन अब जो आपको बड़े काम करना होता है, जैसे मान लीजिए 230 वोल्ट बनाना है तो उसके लिए आपको एम्पलीफाई करना पड़ेगा ना। तो एम्पलीफाई जब करोगे उसके बाद ही आपका क्या होगा, 230 वोल्ट में कन्वर्ट होगा। 230 वोल्ट सिंगल फेस AC सप्लाई, AC सप्लाई 50 हर्ट्ज कब मिलेगा, जब इसे एम्पलीफाई करोगे। कब मिलेगा, जब इसे एम्पलीफाई करोगे 50 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, स्टेप अप AC फ्रॉम एम्पलीफायर, स्टेप अप AC जो फ्रॉम एम्पलीफायर में आपकी सप्लाई आई है, जो आपका एम्पलीफायर है, तो यहाँ पे सप्लाई कितनी आई, यहाँ आप मान लीजिए एम्पलीफायर है आपका, ये आपका एम्पलीफायर है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, परिणामित बोलते हैं हिंदी में, ये आपका परिणामित है, ये ट्रांसफार्मर है। अब जो एम्पलीफायर में सप्लाई आई तो क्या करोगे, इसको एम्पलीफाई नहीं करोगे तो यूटिलाइज कर पाओगे। अगर ट्रांसफार्मर नहीं लगा पाओगे, ट्रांसफार्मर नहीं लगाओ, ट्रांसफार्मर क्या करता है, या तो सप्लाई को स्टेप अप करता है या तो सप्लाई को स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर आपके दो प्रकार के होते हैं कि सप्लाई इन्वर्जन के आधार पर, मतलब सप्लाई बढ़ाने और घटाने, सप्लाई या तो बूस्ट होगी ट्रांसफार्मर से या तो रिड्यूस होगी, बूस्ट होगी या तो रिड्यूस होगी, दो ही प्रकार होगी। तो अगर हमें बूस्ट करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा ना सप्लाई को। तो स्टेप अप AC फ्रॉम एम्पलीफायर, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है, आपने इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है, स्टेप अप AC फ्रॉम एम्पलीफायर। जो एम्पलीफायर में AC मिली है उसको स्टेप अप करता है, स्टेप अप कर क्या बनाता है, 230 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज सप्लाई बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या दिया है, आगे दिया विच टाइप ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर यूज्ड इन ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टैटिक ट्रांसफार्मर, रिंग टाइप, फेराइट कोर टाइप ट्रांसफार्मर दिया है। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के, स्वचालित की बात किया है ना, तो उसमें कौन सा बताएंगे, स्वचालित मतलब ऑटो, तो इसका मतलब कौन सा यूज होगा, ऑटो यूज होगा। स्वचालित की बात किया है ना। तो विच टाइप ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर यूज इन ऑटोमेटिक वोल्टेज, ऑटोमेटिक वोल्टेज के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, ऑटोवोल्टिक वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए। आज बात की जाए स्टेबलाइजर की, तो स्टेबलाइजर क्या करता है, स्टेबलाइजर वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, वोल्टेज को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिखा है विच प्रिंसिपल द कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर वर्क। नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। अगर केवल ट्रांसफार्मर लिखा होता, क्या लिखा होता, अगर केवल ट्रांसफार्मर लिखा होता तो ट्रांसफार्मर क्या जानते हो, फैराडे की जो आपका म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल होता है किस पे काम करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई ट्रांसफार्मर है,
ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर को प्राइमरी टू ट्रांसफार्मर क्या है, एक प्रकार की स्थिर डिवाइस है जो बिना फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन किए पावर को प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर करता है। वैसे संरचना के आधार पर देखें, मतलब संरचना के आधार पर देखें तो ट्रांसफार्मर हमारे कौन कौन से होते हैं, कोर टाइप होता है, सेल टाइप हो रहता है, बेरी टाइप होता है, और भी कई प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वोल्टेज के अकॉर्डिंग देते हैं, मतलब किसके अकॉर्डिंग, बूस्ट और रिड्यूस के अकॉर्डिंग, मतलब वोल्टेज रेटिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो बूस्ट या फिर आपका एक होता है रिड्यूस। तो बूस्ट करना है तो वहां पे हम लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वहां पे लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यदि रिड्यूस करना है तो वहां पे लगाते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखो यहाँ पे बोला है ना तो स्टेप अप की बात की है ना स्टेप डाउन की बात की, यहाँ पे बोला है नियत, यहाँ पे बोला है नियत का मतलब फिक्स, तो मतलब फिक्स रखना है। अगर बात की जाए नॉर्मल ट्रांसफार्मर की तो आपका क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे अब म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कौन वर्क करेगा, ये वर्क करेंगे जो आपको वोल्टेज को क्या करते हैं, या तो बूस्ट करना है या रिड्यूस करना है। लेकिन यहाँ पे बोला फिक्स वोल्टेज, नियत कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, मतलब स्थिर वोल्टेज चाहिए। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फेरो रिजोनेंस सर्किट का जो इससे प्रिंसिपल निकला हुआ है। जैसे वहाँ पे एक कंडीशन आती है एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाता है, वीएल बराबर वीसी की हो जाता है। जब कैसे कभी रिजोनेंस सर्किट चर्चा होगी तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, हमें भी वहाँ पे बैलेंस कंडीशन चाहिए, तो यहाँ पे बैलेंस कंडीशन के लिए उस प्रिंसिपल का यूज करते हैं, फेरो रिजोनेंस प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फेरो रिजोनेंस प्रिंसिपल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हिच ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, सर्वो वोल्टेज में कौन सा यूज करते हैं, तो सर्वो वोल्टेज में यूज करते हैं हम लोग टोरोइडियल ऑटो ट्रांसफार्मर। किसका यूज करते हैं, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में टोरोइडियल ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर। एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है। ये आपका क्या दिखाया गया है, इनपुट वोल्टेज दिखाया गया है, ये आपका इनपुट वोल्टेज है, ये आपका इनपुट वोल्टेज है। उसके बाद ये आपका एल है, ये आपका फेज है, ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये आपकी सप्लाई आई हुई है। ये आपकी 3 पोजीशन दी गई है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, मतलब 3 प्रकार की पोजीशन दी गई है। ये आपकी एक स्विच है, तो मतलब 3 पोजीशन दी गई है, स्विच दी गई है। तो एक प्रकार से देखो यहाँ पे जो हमें स्विच की पोजीशन चेंज करना है तो किस प्रकार से होगा, स्टेबलाइज करने के लिए चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मैनुअली करना पड़ेगा। कोई ऑटोमेटिक अरेंजमेंट नहीं है, मतलब कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो हमें स्टेबलाइज प्रक्रिया ऑटोमेटिक कर सके। यहाँ पे क्या करना, हमें मैनुअली करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे पोजीशन चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया है फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा। एक चीज तो ये आपका वोल्ट मीटर नापने के लिए वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, कितना वोल्ट मिल रहा है यहाँ से आप वोल्टेज मेजर कर सकते हो। उसके बाद ये क्या है, आपका आउटपुट वोल्टेज कितना है ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैनुअली शब्द लिखा है। अब चलो इस कितना जानने के बाद हम ऑप्शन पढ़ते हैं। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, मैनुअली स्टेप्ड वोल्टेज, मतलब देखो मैनुअली स्टेप्ड है, देखो मैनुअली करना पड़ रहा है ना, हमने पहले ही बता दिया ऑप्शन को, चीजें मैनुअली करनी पड़ रही है, मैनुअली करनी पड़ रही है। कैसी, मैनुअली करनी पड़ रही है, मैनुअली। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मैनुअली स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की बात किया है। हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चन का कीवर्ड पहचानने की कोशिश करो। यदि क्वेश्चन का कीवर्ड पहचान गए तो फिर ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं बना जो आप सोल्यूशन ना कर सको। यदि कीवर्ड पहचान गए तो आप कीवर्ड का जवाब क्या होगा, क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हैं तो जब कीवर्ड जान जाएंगे तो उसका आंसर क्या होगा ये भी आपको पता हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको घर से पढ़ाई भी करके जानी होगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बोला है, मतलब लघुपथन, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुपथन दोष बोलते हैं हिंदी में। इसको शॉर्ट सर्किट दोष को हिंदी में लघुपथन दोष बोलते हैं। अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ओम मीटर। अमीटर से क्या मेजर करते हैं, अमीटर से धारा मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं उसके बाद दिया है शायद ओम मीटर से क्या मेजर करेंगे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे ओम मीटर दिया है। ओम मीटर से क्या मेजर करेंगे, ओम मीटर से हम सर्किट रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जो भी जहाँ पे मापना है माप सकते हैं। मल्टीमीटर से क्या कर सकते हैं, मल्टीमीटर। अब देखो 3 तो हमने बता दिए, बचा आपका 4। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मल्टीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीमीटर से हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पता कर सकते हैं। लेकिन इसका नाम मल्टीमीटर क्यों है, मल्टीमीटर वे काम भी कर सकता है जो ऊपर तीनों दिए गए। मल्टीमीटर से मतलब कहने का हम करंट भी माप सकते हैं,
क्या वोल्टेज भी माप सकते हैं, रेजिस्टेंस भी माप सकते हैं, कंटिन्यूटी भी माप सकते हैं। तो इसका मतलब मल्टीमीटर का काम है, मल्टीमीटर मल्टी काम कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का मतलब एक से अधिक काम कर सकता है, इसलिए इसे हम मल्टीमीटर बोलते हैं। और बात की जाए शॉर्ट सर्किट दोष की, तो हम किससे प्रेजेंट करते हैं, हम मेजर करते हैं मल्टीमीटर से। बाकी ये तीनों एक एक काम कर सकते हैं, ये तीनों का काम मल्टीमीटर अकेले कर सकता है। और साथ में कंटिन्यूटी हो गया या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, ये सब भी पता लगा सकता है। इसका राइट आंसर फिलहाल कौन सा है, मल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है। जैसे आपका इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर में पूछा है महत्वपूर्ण चरण क्या है। इन्वर्टर में देखो, इन्वर्टर अपने आप में अकेला कुछ नहीं है। इन्वर्टर क्या करेगा, जैसे सप्लाई लिया आपके बैटरी से, क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा आपका। जैसे मान लीजिए बैटरी है, ये आपका बैटरी है या बैकअप डिवाइस है, जो भी स्टोरेज डिवाइस है। अब क्या करेगा, ये इन्वर्ट कर देगा। क्या डीसी है, क्या करेगा, एसी में कर देगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 वोल्ट थी, यहाँ पे भी आपको 12 वोल्ट मिल जाएगी, 12 वोल्ट एसी मिल जाएगी, 12 वोल्ट एसी मिल जाएगी 50 हर्ट्ज के साथ में। लेकिन अभी आपको यूटिलाइज करना है, जैसे मान लीजिए कोई सिंगल फेज का इक्विपमेंट चलाना है, तो उसके लिए आपको तो 220 वोल्ट चाहिए ना, 220 वोल्ट चाहिए। तो उसके लिए आप क्या चाहिए, एम्पलीफाई भी करना चाहिए, एम्पलीफाई होना चाहिए, मतलब एम्पलीफायर भी होना चाहिए आपके पास। एम्पलीफायर क्या करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, या तो हमारे सप्लाई को स्टेप अप करेगा या तो स्टेप डाउन करेगा। तो मतलब अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, बढ़ाना है ना, 12 वोल्ट को कन्वर्ट करना है 220 में, तो हमें इसका मतलब ट्रांसफार्मर लगाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर चाहिए, एम्पलीफायर सर्किट चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो चलो देखते हैं, ऑसिलेटर एंड रेक्टिफायर स्टेज, ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर स्टेज, एम्पलीफायर स्टेज एंड ट्रांसफार्मर स्टेज, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर, आउटपुट। मतलब कहने का मतलब आपको ऑसिलेटर भी चाहिए, एम्पलीफायर भी चाहिए, ट्रांसफार्मर आउटपुट भी चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें चाहिए, तभी आपकी इन्वर्टर सर्किट वास्तव में इन्वर्टर सर्किट कहलाएगी, कंप्लीट होगी। इन्वर्टर का मतलब क्या होता है, सप्लाई को इन्वर्ट करना। बाकी चीज़ें उसको और भी चाहिए, क्या क्या चाहिए, 2 लाख एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर, ये सब चीज़ें चाहिए। क्योंकि हमें जो आपका इन्वर्ट होकर वोल्टेज मिलता है वो पर्याप्त नहीं होता जो हम यूटिलाइज कर सकें। अगर हमें बड़े पैमाने में मतलब लार्ज स्केल में उस वोल्टेज को कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, हम ट्रांसफार्मर का सहारा लेंगे, एम्पलीफायर का सहारा लेंगे, दोलक का सहारा लेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा, डी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, वेयर स्क्वायर वेव इन्वर्ट आर यूज्ड, वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग क्यों यूज करते हैं। तो इसका यूज करते हैं टीवी रिसीवर, कंप्यूटर, जनरल लाइटनिंग। तो इसका यूज करते हैं, वर्ग तरंग इन्वर्टर का यूज किस में करते हैं, हम जनरल लाइटनिंग में यूज करते हैं। सामान्य प्रकाश व्यवस्था में हम वर्ग तरंग इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। वर्ग तरंग इन्वर्टर का प्रयोग किस में करते हैं, सामान्य प्रकाश व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन दिया है, हाउ द बैकअप टाइम ऑफ यूपीएस कैन बी इंक्रीज। हम कल से बता रहे हैं, यूपीएस का मतलब पहली चीज हमेशा बोलते हैं कि ये मत सोचो कि एक बार चीज पढ़ ली, हर जगह रिवाइज करो। यूपीएस का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। चलिए एक चीज तो जान गया यूपीएस का फुल फॉर्म। उसके बाद दिया यूपीएस का बैकअप समय। तो यूपीएस का जो बैकअप टाइम होता है, देखो यूपीएस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी एसी सप्लाई चल रही है, आप वर्क कर रहे हो, फंक्शन कर रहे हो अपने कंप्यूटर में बैठे। अब देखो अचानक से सप्लाई आपकी कट गई, अचानक से सप्लाई आपकी कट गई, आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, रुक जाएगा। तो थोड़ी सी समय के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करके चलते हैं, अपने साथ में क्या बैकअप रखते हैं। बैकअप के रूप में क्या रखते हैं, बैटरी रखते हैं। बैटरी की कैपेसिटी क्या होती है, एम्पियर आवर में होती है। बैटरी की कैपेसिटी किस में होती है, एम्पियर आवर में होती है। तो हम एक्स्ट्रा बैकअप के रूप में क्या रखते हैं, यूपीएस के साथ में। हाउ द बैकअप टाइम ऑफ यूपीएस कैन बी इंक्रीज। तो बैकअप टाइम यूपीएस का किस पे डिपेंड होगा, बैटरी के बैकअप पे डिपेंड होगा। मतलब बैटरी का बैकअप कैसा है, यूपीएस का बैकअप किस पे डिपेंड करेगा, बैटरी के बैकअप पे डिपेंड करेगा। आपके बैटरी का बैकअप जो उसके साथ लगी बैटरी है उसका बैकअप कैसा है। यदि हाउ द बैकअप टाइम ऑफ यूपीएस कैन बी इंक्रीज, यदि हमें यूपीएस के बैकअप टाइम को इंक्रीज करना है तो बैटरी के टाइम को भी इंक्रीज करना होगा। बैटरी के एम्पियर आवर कैपेसिटी को, बैटरी के एम्पियर आवर कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यदि हमको यूपीएस का बैकअप टाइम बढ़ाना है, क्या करना है, ये भी इफ इंक्रीजेज द टाइम बैकअप टाइम ऑफ यूपीएस, तो क्या करने का आपको क्या बोलते हैं, बैटरी एम्पियर और कैपेसिटी भी बढ़ाना है। यदि हमें यूपीएस का बैकअप टाइम बढ़ाना है तो उसके लिए बैटरी की एम्पियर और कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे दिया इंक्रीज द वीए रेटिंग ऑफ यूपीएस, इंक्रीज द एम्पियर और कैपेसिटी ऑफ बैटरी, डिक्रीज द एम्पियर और कैपेसिटी ऑफ बैटरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इंक्रीज द एम्पियर और कैपेसिटी। बैटरी की एम्पियर और कैपेसिटी बढ़ा करके हम अपने यूपीएस का बैकअप टाइम बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष कैसे रोका जा सकता है। हाउ द हार्ड सल्फेट डिफेक्ट इन सेकेंडरी सेल कैन बी प्रोवाइडेड।
प्रिवेंटेड मतलब बचाओ, द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट देश। चलो ठीक है, इसकी चर्चा के साथ साथ पहले तो जान ले सेल क्या होते हैं। आप जानते हो सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी सेल, एक होता है आपका प्राइमरी सेल, एक होता है आपका प्राइमरी सेल, एक होता है आपका सेकेंडरी 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 सेल, एक होता है आपको सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल वो होते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं, मतलब उनको एक बार यूटिलाइज किया, डिस्चार्ज किया, फिर से चार्ज कर सकते हैं, मतलब रिचार्जेबल होते हैं, बार बार इनको जो है चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपका लेड एसिड सेल हो गया, ये आपका कौन सा होता है, रिचार्जेबल सेल होते हैं, रिचार्जेबल सेल होते हैं। बात की जाए प्राइमरी सेल की तो ये रिचार्जेबल नहीं होते, एक बार आप लीजिए ये चार्ज अवस्था मिलेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हो, आपको दोबारा इनको जो है दूसरा नया सेल लगाना पड़ेगा। इनको आप मतलब यूज एंड थ्रो वाले होते हैं। जैसे एग्जांपल डेनियल सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल हो गया, लेक्लांसे सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, लेक्लांसे सेल हो गया, ये आपके कौन से हैं, ये सारे आपके प्राइमरी सेल हैं। चलो ये तो फिर आपके सेल का टाइप बताए हैं। द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेटन दोष, अब जो उसके प्लेट में जो सल्फेट जमा हो जाता है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, जैसे आप लीजिए 5-7 दिन 6 दिन 10 दिन नहाते नहीं हो तो घर वाले बोलते हैं कम से कम गधे आदमी नहा लो, 2-4-6 दिन हो गए, मतलब कि काफ़ी दिन से गंदा लगाए हुए घूम रहे हो, आप गंदगी शरीर में रखे हो तो नहा क्यों नहीं रखे हो। तो आप जो बोले घर वाले बोलेंगे कम से कम 7-8-10 दिन हो गए नहा लो, तो नहाने से होगा ये कि आपके जो माइंड जो आपका जो है डिस्टर्ब रहता है, आपका मन नहीं लगता है, तो आप जो है फ्रेश महसूस करें। कहने का मतलब अपने मतलब तरोताज़ा या फ्रेश, तरोताज़ा, तरोताज़ा या फ्रेश, तरोताज़ा या फ्रेश। जैसे मान लीजिए आप 8-10 दिन नहीं नहाओगे तो आपके शरीर में गंदी हो जाएगी, लेयर जम जाएगी, बालों में धूल जम जाएगी ना, तो क्या करोगे, अगर नहा लोगे 8-10 दिन के बाद तो आप फ्रेश हो जाओगे, तरोताज़ा हो जाओगे, हल्का महसूस करोगे। तो वही चीज़ इसमें है, वही चीज़ इसमें क्या है, आपकी जो बैटरी में सल्फेट जमा हो गया उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। ट्रिकल चार्जिंग क्या, देर समय तक कम जो है कम एम्पियर रेट से चार्ज करते रहते हैं, ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है, ट्रिकल चार्जिंग किस लिए होती है, ट्रिकल चार्जिंग हम यूज करते हैं बैटरी में जब हमारे सल्फेट दोष जमा हो जाते हैं उनको हटाने के लिए ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। और ट्रिकल चार्जिंग से क्या होता है, जो हमारी बैटरी के प्लेट होते हैं वो स्वच्छ एवं तरोताज़ा हो जाते हैं, स्वच्छ फ्रेश या तरोताज़ा हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, बैटरी का आपके आउटपुट बढ़ जाता है, आउटपुट आप ईएमएफ आप बैटरी का इंक्रीज हो जाता है, बैटरी का ईएमएफ इंक्रीज हो जाता है, तरोताज़ा हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रोवाइड ट्रिकल चार्जिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोवाइड ट्रिकल चार्जिंग। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या दिया है, विच इज द पार्ट ऑफ यूपीएस सप्लाई कंटिन्यूअस आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ इनपुट वोल्टेज फेलियर, विच पार्ट ऑफ यूपीएस। अब देखो यूपीएस का हम बार बार बोल रहे हैं, ये पूछा है कि यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है। इनपुट वोल्टेज विफल हो गया है, अब निरंतर आउटपुट वोल्टेज की कौन पूर्ति करता है, हमने बताया था यूपीएस के साथ में जो क्या लगा होता है, बैकअप के साथ, बैकअप डिवाइस के रूप में आपकी लगी होती है बैटरी। क्या लगी होती है, बैटरी। क्या लगी होती है, बैटरी। ये आपकी इमरजेंसी केस में किसकी हेल्प करती है, आपके यूपीएस की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बैटरी यूनिट। यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। चलते हैं अगला क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया व्हाट इज द इफेक्ट ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ द सेल, व्हाट इज द इफेक्ट ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ द सेल, द करंट स्ट्रेंथ फॉल एंड बिकम जीरो। सेल का लोड करते दौरान क्या प्रभाव पड़ता है, धारा शक्ति गिर जाती है। What is the effect during loading of the cell? What is the effect during loading of the cell? The current strength fall and become zero. सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है, धारा शक्ति गिर जाती है। यदि उसमें लोड लगाया गया उसकी जो है धारा शक्ति गिर गई तो, और गिर गई और शून्य हो जाती है, तो इसका मतलब हमारा सेल क्या हो चुका है, पोलराइज हो चुका है, पोलराइज हो चुका है। ठीक है, पोलराइज हो चुका है। जैसे आप लोग का जो क्या बोलते हैं, आप कभी जाते हो, आपको डाउट में रहते हो, कोई आपको बोलता है कि तुम जो है तुम्हारा तो कोई उद्देश्य नहीं रह गया है, तुम पोलराइज हो। कभी बोलते हो कि हम जो है सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, कभी बोलते हो कि हम जो है क्या बोलते हैं नॉर्मल SSSC की तैयारी करेंगे, जो आपके SSC GD वगैरह जो नॉर्मल वनडे एग्जाम होते हैं इनकी तैयारी करेंगे तो आप पोलराइज हो चुके हो, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप बिल्कुल जीरो हो चुके हो, पोलराइज हो चुके हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब तुम्हारा कोई वे नहीं बचा, तुम्हारा कोई पोल नहीं बचा, तुम्हारा कोई फिक्सेशन नहीं बचा, तुम पोलराइज हो चुके हो। बोलते हैं कभी कभी जो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं 24 घंटे, तो उनके लिए शब्द है ये। यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर हैविंग लो बैकअप टाइम इन यूपीएस, व्हाट इज द रीजन फॉर हैविंग लो बैकअप। लो बैकअप है इसका मतलब देखो बैकअप लो है तो इसका मतलब जो आपकी बैटरी है
बैटरी है, अगर बैकअप टाइम लो है यूपीएस का बैकअप टाइम लो है तो इसका मतलब बैकअप टाइम यदि इसका क्या हो गया है, बैकअप टाइम इसका जो है लो हो गया है, आपके यूपीएस का बैकअप टाइम इज लो, किसका, यूपीएस बैकअप टाइम आपका लो हो गया है, तो इसका मतलब आपकी जो बैटरी है बैटरी का एम्पियर आवर कैपेसिटी जो है घट गया है, या तो बैटरी की एम्पियर आवर कैपेसिटी जो टेस्टिंग की गई है, मैन्युफैक्चरिंग की गई है, वो सही से नहीं की है, मतलब बैटरी की जो एम्पियर आवर कैपेसिटी रेटेड करी गई है वो सही से नहीं की गई है, या तो ये हो सकता है, या तो फिर बैटरी की एम्पियर आवर कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है, काफ़ी दिनों का हो गया है, तो वो बैटरी अपना उतना आउटपुट नहीं दे पा रहे, उतने आवर बैकअप नहीं दे पा रहे जितने आवर से बैकअप देना चाहिए। चलो देखते हैं, फॉल्ट इन्वर्टर सर्किट, बैटरी इन शॉर्ट सर्किट, और उसके बाद दिया मेन अर्थिंग, फिर लास्ट में दिया है मेन अर्थिंग इज नॉट प्रॉपर, फिर दिया है एम्पियर और कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज नॉट सफिशिएंट, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैटरी की एएच कैपेसिटी जो है पर्याप्त नहीं है, इसलिए यूपीएस का बैकअप टाइम भी कम हो गया। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन नहीं है, यही तक आज के हमारे क्वेश्चन थे। हमें आशा और विश्वास है कि आपने जो क्लास पढ़ी है तो पूरा समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आया तो एक बार रिवर्स करके देखिए, चीज़ें समझ में आएंगी। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बना, ऐसा कोई भी सिलेबस नहीं बना यदि आप शिद्दत और मुद्दत से पढ़ें वो आपको समझ में ना आए। यदि आपको इस चैनल से कुछ जानकारी मिल रही है, कुछ आपको लाभ हो रहा है, तो उन सब बच्चों को भी बताओ जो इस सुविधा से वंचित है। हम लोग इतना मेहनत करके आप लोग के लिए कंटेंट लेके आते हैं, तो आप लोग की भी ये फर्ज बनती है कि आप लोग भी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके मोटिवेशन से हमारा मोटिवेशन होता है और हम मोटिवेट होकर आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। चलिए फिर चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर नई क्लास में नई स्लाइड के बाद। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।